नमस्कार सभी को नमस्कार है। चलिए सेट नंबर कितना है 330 330 नंबर सेट आप लोगों की होगी ना आज। देखिए सर, इधर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिएगा तब आपके साथ अच्छा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर पड़ चुका है। चलिए अब बताइएगा, कथन सही हीमोग्लोबिन से के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन की बात किया जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना, हमारा ब्लड का पार्ट्स है। ये ब्लड का पार्ट है, लेकिन ब्लड में भी क्या चीज, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। सही नहीं है कह रहा है कि यह लाल रंग का होता है। सही बातें तो है, ये लाल रंग का होता है। एक बात बताइएगा, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है, सबसे पहली बात तो हम लोग आरबीसी कर देते हैं। कहिएगा कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही बात तो जानते हैं आप लोग, पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को ही हम लोग कहते हैं आपका रेस्पायरेटरी पिगमेंट, रेस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं, या इसी का नाम है ऑक्सीजन कैरियर। इसी को या हम लोग ऑक्सीजन कैरियर के नाम से भी जानते हैं, या ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर भी कहा जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। कहिएगा कि यह एक अणु है। यह क्या है, एक अणु है। कहिएगा एक अणु है, अणु है जो लोहा तथा प्रोटीन से बना होता है। लोहा तथा क्या चीज से, प्रोटीन से बना होता है। लोहा और प्रोटीन से बना होता है। तो चलिए भाई, आप कहते हैं कि आरबीसी का रंग जो होती है लाल होती है, ड्यू टू किसके वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। तो इसका रंग यह लाल रंग का होता है। कौन सही नहीं है पूछ रहा है। सही बातें हैं, ओके बातें हैं। यह फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन, यानी कि यह फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन होता है। वाह माने ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसी को ना हम लोग ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन भी कहते हैं। यह कुछ अम्लीय होती है। गलत हो गया सर। हम कह देंगे कि रक्त का पीएच मान, हम ब्लड की बात करते हैं तो रक्त का पीएच मान जो होती है, पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 तक होती है। औसतन कितनी होती है, 7.4 होती है। तो यही तो है हमारा, जो कि गलत हो गया। तो ये भाई मेरे गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। और गलत कथन चयन करने चयन करने के लिए ही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हमारा दूसरे नंबर पर आते हैं। ए बी, मेरी बात समझेंगे आप लोग। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही, माने कि सार्वत्रिक रक्त यूनिवर्सल, सुनिए मेरी बात, कह देंगे कि ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कहते हैं। क्यों भाई, कहिएगा नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ओ माइनस को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सबको देता है। कहिएगा यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, डोनर। ये कह दीजिएगा इसमें नो एंटीजेन, एंटीजेन, इसमें एंटीजेन नहीं होता है। तो कह रहा है कि उसके रक्त में, ए बी वाला पूछ रहा है, तो कह रहा है कि उसके रक्त में एंटीजेन का अभाव होती है। सर नहीं, एंटीबॉडी का अभाव होती है। उसके रक्त में प्रति एंटीबॉडी का अभाव होता है। सही जवाब बी नंबर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना। तो आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, पढ़ते पढ़ते नौकरी लीजिए, क्योंकि पढ़ाई पीरियड में ही नौकरी लोग लेता है।
अगले नंबर पर आते हैं, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? बताइए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछ रहा है तो कह दीजिएगा कि सर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब हैं। लेकिन ये हमारे कौन है तो कहिएगा फादर ऑफ मेडिसिन है, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस को कहा जाता है और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को हिपोक्रेटस की शपथ भी दिलाई जाती है, ठीक ना। कंप्लीट करता है ना, जब वो मेडिकल कॉलेज में कंप्लीट करता है तो उसको हिपोक्रेटस की शपथ भी दिलाई जाती है कि किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि वो गंदा है, कि वो आपका उच्च जाति से है कि लोड जाति से है, आपको ईमानदारी से अपनी कार्य निष्ठा को अपनी करनी है। ये बताइए, आर मिश्रा, आर मिश्रा की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी होती है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हो गया। लेकिन ये हमारा सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन होती है तो कहिएगा कि ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब रहा। चलिए भाई मेरे, जवाब तो सही आप लोग दे ही दिए हैं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हमारे कौन है ये भी देख लिए आप लोग। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर आ जाइए। देखिए सवाल को जब भी सोचिएगा स्मूथ सोचिए, जब स्मूथ सोचिएगा तभी आप लोगों से स्मूथ बनेगा, नहीं तो भाई गड़बड़ा जाइएगा। एक विषाणु, क्या विषाणु, विषाणु का मतलब होती है वायरस। ये क्या होती है? वायरस होती है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कहिएगा लिविंग एंड, कल बताए थे लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होती है, दोनों के बीच की कड़ी होती है, बीच की कड़ी होती है ये। चलिए कड़ी है, दोनों के बीच की कड़ी है। हाँ, क्योंकि उसमें डीएनए होता है। सर मेरी बात समझ लीजिएगा, कह दिया जाए कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, कहिएगा कल बताए थे, कल का क्लास देखे होंगे आप लोग, तो कहिएगा कि सर उसमें डीएनए आरएनए दोनों नहीं। कहिएगा क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है तो कहिएगा नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए, माने कि फोटो कॉपी बनाने के लिए, अपना कॉपी बनाने के लिए कोई विधि नहीं है। चलो भाई ठीक है। हाँ, क्योंकि यह एक, कहिएगा कि जीवित प्राणी के अंदर हो तब यह प्रजनन हेतु विभाजन कर सकता है। तो बताइएगा 4 का सही जवाब कौन नंबर हो जाएगा तो कहिएगा कि क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है तो कहिएगा कि नहीं सर, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि नहीं होती है, माने कि अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि इसके पास नहीं होती है। ये तो बातें हैं। क्या वायरस एक जीवित प्राणी है? नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने की कोई विधि नहीं है। क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनाने हेतु कोई विधि नहीं है। चलिए अच्छी बातें हैं। ये बताइएगा वायरस का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों होती है, डीएनए और आरएनए। ये बताइए बैक्टीरियोफेज जो होती है, जीवाणु भोजी हमारा एक क्या है? वायरस होती है। लो भाई यहाँ पर एकदम बातें सही है हमारा। चलिए अगले नंबर पर आ जाइए आप लोग, अगला नंबर सवाल की ओर आ जाइएगा। साधारण अस्थाई ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहली बात हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू में अगर देखा जाएगा तो एक होती है MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, और एक होती है हमारा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू होती है, परमानेंट टिश्यू होती है। ये परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह का होती है, एगो होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी माने परमानेंट टिश्यू, और एगो होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये 2 गो होती है, एक होती है जाइलम होती है और एक होती है फ्लोएम होती है। और ये बताइए सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 गो होती है, एगो होती है पेरेनकाइमा होती है, एगो होता है हमारा कोलेनकाइमा होती है, कोलेन काइमा होती है, और एगो होती है SCLERN काइमा।
एक होती है स्क्लेरेनकाइमा होती है। बातें समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि साधारण सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप्स पूछ रहा है। तो कौन कौन, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोई है ऐसा ऑप्शन? अगर कोई है ऐसा ऑप्शन तो जवाब दे दीजिए। हम पूरी कहानी लिख दिए हैं आप लोगों को यहाँ पर, कहानी भाई लिख दिए हैं, आप लोग अपने से आंसर निकालिएगा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्मेस्टिक्स गलत हो गया यहाँ पर। पैरेनकाइमा कंपेनियन सेल, और यहाँ पर कंपेनियन सेल, यहाँ हमारा कहिएगा कि कंपेनियन सेल की बात करते हैं तो ये हमारा जाइलम और फ्लोएम वाला के एक में चला जाएगा। ये हमारा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए आ रहा है, छठे नंबर में मिलान करने वाला है। पर सवाल पढ़िए पहले, मिलान करने वाला आराम से बनाइए, बन जाएगा आपका, आराम से बनाइए। छठा नंबर मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला का जवाब आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पर। चलिए भाई, छठा नंबर मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला दे दीजिए जवाब आप लोग। कह रहा है कि हरित पादप की बात करते हैं, हरित पादप माने ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं। तो ये हमारा कोई भी हमारा प्लांट्स होती है अपना भोजन खुद बनाता है, तो 4 नंबर से। तो 4 नंबर से तो भाई मेरा पहला नंबर नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यहाँ से फटाक से बनाइएगा। पशु परजीवी, पशु परजीवी हमारा क्या है? तब पशु परजीवी जो है हमारा, पशु परजीवी जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता में आती है। सही बातें हैं। पशु का जो परजीवी होती है पादप परजीवी, तो ये पादप परजीवी हमारा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। कवक की बात करते हैं, तो कवक जो होती है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, नन क्लोरोफिलस होता है, दूसरे पर आश्रित होती है। तो ये हमारा क्या है? कवक। और हमारा जीवाणु हमारा अपघटक में आता है 1 नंबर में। तो कहिएगा अपघटक में कवक प्लस जीवाणु आ जाता है, जीवाणु आता है, जिसको हम लोग अपमार्जक भी कहते हैं। भाई मिलान करने वाला सवाल फटाक से बनेगा आप लोगों से, ठीक है। हाँ लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। पतला रेशम, पतला रेशम कौन बनाता है? शहतूत कीट बनाता है कि टसर कीट बनाता है कि मकड़ी बनाता है? स्पाइडर बनाता है कि बताइएगा शहतूत। शहतूत की पत्ती माने कि आपका क्या होती है? मालबेरी सिल्क वर्म। ये बताइएगा कि ये जो होती है आपका ककून अवस्था होती है ना, ककून अवस्था होती है, उसी में ना रेशम की प्राप्ति होती है। और बताइएगा रेशम कीट पालन को कहते हैं आपका सिल्वी कल्चर, सिल्वी से आपका रेशम कीट पालन होती है। और वो रेशम देने वाला कीड़ा जो होती है शहतूत की पत्तियों पर निवास करता है। तब बताइएगा 7वें नंबर का सही जवाब बताइएगा। मकड़ी का जो हमारा होता है ये बड़ी पतला रेशा बनाता है, देखे होंगे मकड़ी का कहीं पर भी जाल बनता है कितना पतला रेशा बनाता है, बहुत पतला रेशा बनाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पैथोजेन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है। तो लो भाई पैथोजेन जो पैथोजन की बात करते हैं, जो जुकाम होती है सामान्य जुकाम, जैसे आदमी छींकता उगता नहीं है, छींक उक आता है, तो ये किसके कारण होती है? तो रीनो वायरस के कारण कि ल्यूकेमिया वायरस के कारण? तो कहिएगा रीनो वायरस के वजह से होती है। ये किसके वजह से होती है? रीनो वायरस की वजह से होती है। 8 नंबर का सही जवाब आप लोग जानते हैं, एक दिन और बताए थे, बी नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। रीनो वायरस सामान्य जुकाम माने छींक छांक जिसको कहा जाता है। लीजिएगा अगला सवाल है कि 5 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना होगा? तब बताइएगा। शुरू में तो भाई मेरा वो आपका क्या है, संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, F बराबर m और यहाँ पर v माइनस u बटा t। तब बताइएगा संवेग में परिवर्तन ऐसा कर दीजिए ना, शुरू में वेग हमारा क्या है? 0 है। तो शुरू में वेग हमारा 0 है, तो शुरू प्रारंभिक संवेग बराबर 0। यहाँ पर समझ लीजिए, आप ही क्या भाषा के बात करते हैं, प्रारंभिक
प्रारंभिक संवेग P1 बराबर होता है mu। तब बताइए m का मान 5 गुने 0 बराबर 0। और बताइएगा अंतिम संवेग की बात करेंगे तो अंतिम वेग निकालेंगे तब ना, ये बताइएगा अंतिम वेग निकालेंगे तभी ना बनेगा। तो ये बताइएगा प्रारंभिक अंतिम संवेग पूछा जाएगा कि सर P2 बराबर क्या होती है mv। mv का मान मालूम रहेगा तब ना, ये बताइएगा। F बराबर ma से हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, a बराबर F बटा m। F का मान कितना है तो कहिएगा 10/5 बराबर 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और अब बताइएगा v बराबर u प्लस at से, v बराबर u प्लस at से, तो u का मान 0 है, a का मान हो जाएगा कितना 2 और गुने कितना समय तो कहिएगा 5 सेकेंड बाद, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और अब बताइएगा इसलिए हम लोग कह देंगे कि P2 बराबर कहिएगा m गुने 10 बराबर कितना बोलिएगा 50 kg मीटर सेकेंड माइनस 1। तो बताइएगा संवेग में परिवर्तन कितना आएगा तो संवेग में परिवर्तन यही आ जाएगा। इसलिए संवेग में परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन तो क्या बोलिएगा तो कहिएगा परिवर्तन बराबर कह दीजिएगा P2 माइनस P1। तब 50 माइनस 0 बराबर 50 kg मीटर सेकेंड माइनस 1। आप डायरेक्ट चाहेंगे तो ऐसे बना दीजिएगा, बता दे डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही बनाइएगा। तो F बराबर होती है m और v माइनस यू बटा टी, क्रॉस यहाँ पर ये देखिएगा F बराबर mv माइनस mu और बटा टी। आपसे mv माइनस mu ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और यहाँ पर कहिएगा F इंटू टी बराबर mv माइनस mu और बल का मान कितना दिया हुआ है तो कहिएगा कि बल का मान हमारा दिया हुआ है 10। तो 10 गुने 5 बराबर mv माइनस mu। तो इसलिए हम लोग कह देंगे mv माइनस mu बराबर कहिएगा 50 kg मीटर सेकेंड माइनस 1। कौन सा आपको अच्छा लगा, जो अच्छा लगा वो आप लोग अच्छा मानकर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, वो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, वो सिंपल तरीके से बता दिए हैं। जो आप लोग जानते हैं, जो आप लोग समझते हैं, वो तरीका हमने अप्लाई कर दिया। लीजिए 10 नंबर की ओर आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि पास्कल का नियम बताइएगा। पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण की बात करेंगे तो पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण में हाइड्रोलिक HYDRAULIC हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक पलंग हो गया। ये दुनिया का हर एक हाइड्रोलिक इसी सिद्धांत पर काम करता है। तब पास्कल का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है तो कहिएगा बहते हुए द्रव के दाब से, स्थिर द्रव दाब संचरण से, गैसों के घनत्व से। तो बताइएगा पानी के अंदर देखिएगा पास्कल का नियम द्रव और गैस दोनों पर लागू होती है, द्रव पर भी लागू होती है और गैस पर भी लागू होती है। तो एक बात बताइए बहते हुए द्रव के दाब से किससे, मुख्य रूप से किससे संबंधित है तो स्थिर द्रव दाब संचरण से। तो कहिएगा कि द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन स्टेशनरी फ्लूइड पर होती है। मतलब कि किसी बंद पात्र में भरे द्रव या गैस के इकाई क्षेत्रफल पर, यही ना हमारा पास्कल का नियम कहता है। देखो यहाँ पर गलती सलती आप लोग करते रहते हैं। पास्कल का नियम बहते द्रव पर थोड़े लागू होती है। कहिएगा कि किसी बंद पात्र जब पात्र में बंद है तो स्थिर ना रहेगा। किसी बंद पात्र में भरे द्रव या गैस के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।
संचरित होता है, समान रूप से संचरित होता है, तब बहते द्रव पर लागू होगा कि स्थिर द्रव दाब संचरण से, स्थिर द्रव दाब संचरण, तो दाब सब जगह समान रूप से संचरित होती है ना। लगने वाला बल अर्थात दाब सभी दिशाओं में समान रूप से ट्रेवल करता है। बे नंबर आ जाइएगा, कहाँ है, कहाँ भटकते रहता है सब एने ओने बे मतलब का फालतू वाली। लीजिएगा अगला सवाल 11 नंबर की ओर आ जाइए आप लोग। 11 नंबर सवाल पर आ जाइए भाई मेरे। 11 नंबर सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक डिग्री का परिवर्तन सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री परिवर्तन से छोटा होता है, 1 डिग्री परिवर्तन से छोटा होता है। चलिए, सेल्सियस पैमाने पर जल के हिमांक और क्वथनांक के बीच 100 खाने होते हैं, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान तपांतर के लिए 180 खाने होते हैं। सुनिए मेरी बात, कह दिया जाएगा कि हम यहाँ पर आप लोगों को यहाँ बतलाने जा रहे हैं। सुनिए, सेल्सियस के लिए देखिएगा तो यहाँ पर होती है LFP जो होती है लोअर फिक्स पॉइंट होती है 0 डिग्री होती है, और UFP जो होती है ये कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना का अंतराल है तो कहिएगा क गो आपका बक्सा मिलेगा, इसमें क गो खाना मिलेगा, तो कहिएगा कि सर 100 गो खाना मिलेगा। ऐसा ऐसा क गो खाना मिलेगा, तो अंतराल की बात करते हैं, अंतराल की बात करते हैं तो कहिएगा 100 डिग्री सेल्सियस का 100 का होता है अंतराल। और वही फ़ारेनहाइट की बात करते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट में तो LFP जो होती है, LFP जो होती है वो 32 डिग्री F होती है, और UFP जो होती है ये हमारा आपका 212 डिग्री F होती है। अंतराल बोल दो भाई मेरे, अंतराल कितना हो गया, अंतराल जो हो गया 180 का अंतराल हो गया। तो दो भाई पढ़ लो पहले यहाँ पर कितने खाने का है अंतर हमारा यहाँ पर, तो इसका जवाब आप लोगों को दे देनी है। यहाँ से सोच लीजिए, समझ लीजिए और तब जवाब दे दीजिए, ऐसे मत जवाब दीजिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 1 डिग्री का परिवर्तन सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री के परिवर्तन से छोटा होता है। पहला नंबर पढ़ लीजिए, दूसरा नंबर तो आप लोगों को यहाँ पर आ ही गया है। तो बताइएगा, सही बातें हैं यहाँ पर कि ये छोटा होता है, ओके बातें हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर भी है सेल्सियस पैमाने पर जल के हिमांक और क्वथनांक, नीचे वाला हिमांक होती है, ये हमारा हिमांक होती है, और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होती है। नीचे वाला क्या है हमारा हिमांक होती है, और ये हमारा होती है बताए हैं आप लोग को BP होती है। तो ये भी बातें ओके हैं। इसका मतलब कि 1 नंबर हमारा क्या है, सही है। यही सही व्याख्या भी करता है इसका। आगे बढ़ जाइएगा। पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, पारे बताइएगा पारे का। तब पारा की बात करते हैं Hg होती है, तो ये हमारा द्रव धातु है। ये क्या बोलिएगा, द्रव धातु होती है, द्रव धातु है। यह कांच की दीवार को गीला नहीं करती है, यह कांच की दीवार को गीला नहीं करती है, दीवार को गीला नहीं करती है, गीला नहीं करती है। क्यों नहीं करती है भाई, क्योंकि इसके अपने ही अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल का मान, ससंजक बल ग्रेटर देन कौन बल, तो कहिएगा असंजक बल। असंजक बल से ये क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। यही तो बातें हैं हमारा यहाँ पर। तो कहिएगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, यह कांच को नहीं भिगोता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। चलो भाई, इसका घनत्व तो बहुत कम होता है, नहीं सर इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। पारा का घनत्व तो होती है लगभग 13,600 kg बटा मीटर क्यूब। कह देंगे कि पारा का घनत्व जो होती है, पारा का घनत्व बराबर होती है 13,600 kg बटा मीटर क्यूब होती है, लगभग वैल्यू यही होती है। तब भाई मेरे बता दो यार, 12 का कितना नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। बाप रे बाप, आपका मुख्य कारण क्या है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। कह रहा है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है।
तो कहिएगा कि क्या ये ही होगा सही हमारा। आप लोग बता दीजिए, सही सही जवाब बता दीजिएगा। 12 का बी नंबर ना आ गया। आप लोग ना हैं, बहुत दिक्कत वाली बातें आप लोगों के साथ हो जाती है कभी कभी। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। पूरी कहानी लिख दिया गया। प्रकाश की चाल पानी में क्या होगा, पानी में क्या होगा, इसका म्यू जो होती है 4/3 होती है। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए एक सूत्र होती है, म्यू बराबर होती है C/V। भी माने माध्यम में प्रकाश की चाल, तो भी बराबर C/म्यू कर देंगे। C का मान कितना है, तो 3×10⁻⁸/4/3, तो गुने 3 कर दे रहे हैं, तो 9/4 × 10⁻8, और ये आ जाएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाला जाएगा तो यही सूत्र लगाकर आप लोग निकाल दीजिएगा। म्यू बराबर होती है C/V। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बताए हैं आप लोगों को, मैं पढ़ाता भी हूँ तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बतलाता हूँ। किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक आर्म में किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्म में हम लोग डेनियल सेल का यूज करेंगे कि लेक्लांची सेल का कि शुष्क सेल का तो सुनिए, ये तीनों का तीनों हमारा प्राइमरी सेल में आता है। ये सब का सब हमारा प्राथमिक सेल होती है। कौन सेल है, तो कहिएगा कि सर ये तीनों का तीनों हमारा प्राथमिक सेल में आती है। ये हमारा प्राथमिक सेल में आती है। ये ऐसा सेल होता है जिसे माने कि फिर दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये बताइएगा, लेक्लांची सेल का यूज किया जाता है इसमें। कौन सेल का, इसी लेक्लांची सेल का विकसित रूप होती है शुष्क सेल। तो ये हमारा 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो कहिएगा शुष्क सेल का यूज हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, टॉर्च उर्च में करते हैं। कहिएगा शुष्क सेल जो होती है, शुष्क सेल लेक्लांची सेल का, लेक्लांचे सेल का विकसित रूप है। सेल का विकसित रूप है, का विकसित रूप है, विकसित रूप है हमारा, इसी का विकसित रूप है। तो लो भाई यहाँ पर हो गया। एक बात बताइएगा, इसी का ये सेल लेक्लांस सेल ऐसा था कि सर इसको थोड़ा काम करने के बाद आराम करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमेशा हम लोग बेल बजाइबे करेंगे नहीं ना, तो आराम मिल जाता था, फिर से वो अपना काम करने लगता था। तो हम लोग कह देंगे कि इलेक्ट्रिक अलार्म में लेक्लांस सेल का यूज किया जाता है। अच्छी बातें हैं ये। लिखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है। सुनिए, हम जो बतला रहे हैं पहले उसको समझ लीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया, यही ना हमारा हो गया जो हम आपको चित्र बतलाने जा रहे हैं। ये बताइएगा यहाँ पर ये रहा, ये रहा, और ये बताइएगा यहाँ पर आर रहा, यहाँ भी आर रहा, यहाँ भी आर रहा, यहाँ भी वोल्ट रहा, यहाँ आई रहा। तो इस समूहन में देखा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा बहती है। इस समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा बहती है, लेकिन हर एक पर विभवांतर अलग अलग होता है। यहाँ विभवांतर V1 हो गया, यहाँ पर विभवांतर V2 हो गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर V3 हो गया। तो एक बात बताइएगा, V1 निकालिएगा तो कहिएगा IR1, V2 बराबर क्या बोलिएगा IR2, और V3 बराबर क्या बोलिएगा, तो कहिएगा IR3 हो जाएगी। यही तो कहानी है भाई मेरे। तब प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर समान होता है। ये कह दीजिएगा कि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। ये बताइए, परिपथ में कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोधक की धाराओं के योग के बराबर होती है। कहिएगा कि प्रत्येक प्रतिरोध के, नहीं सर, परिपथ में कुल धारा तो ये होती है पैरेलल के लिए होती है। किसके लिए, पैरेलल के लिए। तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होती है। तब बताइएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योगफल के बराबर होती है। मस्त सवाल था ये, एकदम सी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। यदि किसी साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात की, यदि किसी साम्य अभिक्रिया पर, साम्य अवस्था अभिक्रिया पर दाब बढ़ाया जाता है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है।
उस दिशा में दाब बढ़ाया जाता है तो साम्य आपका उस दिशा में तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है आपका जिधर गैसों के मोलों की संख्या अधिक होती है, जिधर गैसों के मोलों की संख्या कम होती है। सही बातें हैं, जिधर गैसों के मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो एक बात बताइएगा, सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ मोल बता दीजिएगा कितना होती है। तो कहिएगा कि सर पदार्थ का द्रव्यमान बटा कह दीजिएगा सूत्र द्रव्यमान होती है। फिर बता दीजिएगा आप लोग नंबर ऑफ मोल इन गैस। यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ मोल इन गैस की बात करते हैं तो कहिएगा वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ गैस, वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी और डिवाइडेड बाई कह दीजिएगा क्या 22.4 कर दीजिएगा। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो जिधर गैस के मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है, उस दिशा में विस्थापित हो जाती है। किस दिशा में, उस दिशा में विस्थापित हो जाती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा ये। अगले नंबर पर हमारा ये देखिए सर, ये हुंकार सीरीज चल रहा है। अगर सही में हुंकार भरकर पढ़ना है, लगे कि हमें क्वेश्चन एग्जाम में जाना है और डरना नहीं है, जाकर वहां पर सामना करना है, मुकाबला करना है, तो गोदना मत गोदिएगा। एगो होता है कि लोग गोद रहा है, पीपीटी से पढ़ा रहा है, पीपीटी से कभी मत पढ़ाई कीजिएगा। पीपीटी से पढ़िएगा तो उतना ही जानिएगा जितना सब जानता है, और जितना सब जानता है उतना में रिजल्ट नहीं होगा। हमारा कहना है ये, हमारा अनुभव है ये, ठीक ना। हाँ, इसलिए पीपीटी से कभी मत पढ़िएगा आप। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो एक बात बताइएगा, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, तो ये हमारा उभयधर्मी होती है। कहिएगा उभयधर्मी। एम्फोटेरिक होती है, एम्फोटेरिक होती है, मतलब कि अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। कहिएगा अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों होती है। तब बताइएगा ये धातु का ऑक्साइड है, ये हमारा क्षारीय होती है। कहिएगा धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड जो होती है, ऑक्साइड बराबर क्या होती है, तो ये क्षारीय होती है। और ये हमारा अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु है, ये हमारा अम्लीय ऑक्साइड होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अधातु का ऑक्साइड जो होती है, अधातु का ऑक्साइड बराबर होती है अम्लीय होती है। और सल्फर क्या है, तो कहिएगा एस बराबर गंधक हो गया। गंधक हमारा क्या है, तो कहिएगा कि सर नन मेटल में आता है। किस में आता है, नन मेटल में आती है। एक नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई मेरे आगे आ जाओ यहाँ पर। लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है? तो सुनिए, अगर समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो धात्विक गुण घटेगा। बताइएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर। सुनिए, पहला के ए में आएंगे तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, र्यूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम। सुनिए मेरी बात, दूसरा के ए में आते हैं तो कहिएगा बेटा बी मक्का सर 12, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अरे बाबा यहाँ छूट गया, पोटेशियम छूट गया यहाँ पर। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया, र्यूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया। ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो बेटा बी मक्का, तो चले भाई निके सोडियम, यहाँ देखिए सोडियम ये सीक्वेंस में नहीं है, गलत हो गया। मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये बताइए गलत हो गया। एक नंबर ऑप्शन सही हो गया। 18 का कितना नंबर आ गया, एक नंबर ऑप्शन सही हो गया। मस्त सवाल था ये भी हमारा, ये भी जबरदस्त सवाल था। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में एस्पिरिन का उपयोग जो होती है आपका दर्द और बुखार के लिए, दर्द और
कहिएगा दर्द प्लस बुखार के लिए होती है, बुखार के लिए एस्पिरिन का यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा का यूज करते हैं हम लोग, कहिएगा प्रति अम्ल माने एसिडिटी, एसिडिटी के उपचार में, एसिडिटी के उपचार में किया जाता है, उपचार में, एसिडिटी के उपचार में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये बताइएगा टिंचर आयोडीन का यूज करेंगे, ये टिंचर आयोडीन में हमारा विलेय कौन होती है, विलेय बराबर होती है आयोडीन होती है, और इसमें विलायक कौन होता है जो आयोडीन को घुला कर रखता है, तो कहिएगा इथेनॉल, इथेनॉल होता है, जिसका सूत्र होती है C2H5OH होती है। यही तो कहानी है सर, C2H5OH होती है इथेनॉल। लो भाई मेरे 19 का कितना नंबर आ गया, तो कहिएगा कि सर 1 नंबर। और टिंचर आयोडीन में विलेय कौन है, विलायक कौन है, तो यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है। जितनी बातें मैं बतला रहा हूँ वो सब की सब बातें, बाकी सब बातें नहीं पढ़ना है, फालतू की बातें कभी नहीं पढ़िएगा। जब भी पढ़िएगा स्मार्ट क्लासेस करने की कोशिश कीजिए। लीजिए, पैलेडियम और तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सही बात है, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन से अभिकृत होकर वसा देना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कहिएगा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया, तो संकलन अभिक्रिया में आता है। तब ना हम लोग कहते हैं कृत्रिम घी से, आपका देखिए वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल या पैलेडियम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, और वहाँ वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है, और इसी का नाम है हमारा संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। मस्त सवाल है ये, एनसीईआरटी का सवाल है ये, पढ़िएगा तो पता चलेगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है, पॉलीथीन, कहिएगा पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉली माने क्या होती है, बहुत होती है, बहुत, और बताइएगा बहुत, और एथिलीन होती है, एथीन, ETHENE, एथीन होती है, यानी कि C2H4 होती है, इसका सूत्र होती है C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारे एथिलीन को जोड़कर पॉलीथीन बनाया जाता है। यहाँ पर होती है इथाइन, ETHYNE, इथाइन होती है, इसी का नाम है एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, और ये हमारा होती है इथेन होती है, ETHANE, इथेन होती है, ये हमारा संतृप्त होती है, बाकी दोनों असंतृप्त होती है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ हाइड्रोजन बंधन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन, आप सॉरी, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। बातें समझ रहे हैं ना आप लोग, बातें समझे कि नहीं समझे? 1 नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब नंबर आ गया। लीजिए 22 नंबर में आइएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो लो भाई पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स, BIOTICS, प्रतिजैविक औषधि होती है, और पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स जिसको महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक से तैयार किया था जिसका नाम है पेनिसिलिन, और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार किया गया था। तो ये बताइए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हो गए, हो गया आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट बनाकर निकलना पड़ेगा आपको, सुमेलित करना है। रेडियम की बात करते हैं तो कहिएगा डायनामाइट का खोजकर्ता कौन थे, अल्फ्रेड नोबल साहब खोजकर्ता हैं। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है, तो रोंटगन साहब हैं। और ये बताइए रेडियम की खोज कौन की थी, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने। BCA, BCA है कोई ऑप्शन, तो कहिएगा हाँ सर BCA तो है हमारा यहाँ पर आंसर, है ना, एकदम हो गया हमारा B नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर में आइएगा, सीडिंग के विकास के लिए, आपका सीडलिंग के विकास के लिए प्रारंभिक ऊर्जा कहाँ से आती है, सीडलिंग के विकास के लिए बताइएगा मिट्टी से आती है कि प्रकाश संश्लेषण से आती है कि बीज में संचित भोजन से आती है। मस्त सवाल है ये भी। सीडलिंग के विकास के लिए बताइएगा आपका प्रारंभिक ऊर्जा कहाँ से आती है, प्राथमिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा कहाँ से आती है, तो कुछ नहीं करना है, तो कहिएगा बीज में संचित भोजन से आती है। बीज में जो भोजन संचित होती है
उसी से मिलती है। उसके बाद में जब उसमें से आपका निकल जाती है जड़ और उसमें से जब तना और पत्ती निकलती है तब बेचारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खुराक बनाता है, अपना भोजन बनाता है। तब यहाँ पर ये खत्म हो गया। उस समय प्रारंभिक ऊर्जा यहीं से मिलती है, बीज में संचित भोजन से मिलती है। ये लीजिए अगला है कि मैनिटोल किस शैवाल समूह का आरक्षित खाद्य पदार्थ है। तब मैनिटोल जो होती है भूरे शैवाल का होती है। किसका होती है? भूरे शैवाल का। क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। तो नहीं सर, मैनिटोल जो होती है, मैनिटोल किस शैवाल समूह का आरक्षित खाद्य पदार्थ है? तो कहिएगा भूरे शैवाल का, फियोफाइसी। किसका है? तो फियोफाइसी का है। बी नंबर ऑप्शन सही है। शैवाल का क्वेश्चन ही याद रखिएगा आप लोग। लीजिएगा क्लोरेला का नाम सुने हैं ना। क्लोरेला जो होती है उसका उपयोग प्रोटीन युक्त भोजन के लिए किया जाता है। कभी कभी वो पूछ देता है, करेगी प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में क्या बनता है? प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो लो भाई यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो एक बात बताइएगा, जब प्रकाश अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है, तो लाइट रिएक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं सर, तो देखिए लाइट रिएक्शन के लिए 2 लाइन लिख देते हैं पहले। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होती है? दिन में होती है कि रात में? तो कहिएगा दिन में होती है। सबसे पहली बात तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि दिन में होती है। दिन में होती है, ये दिन में होती है। और याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाले भाग में होती है। क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाले भाग में, स्टोमा वाले में नहीं, स्टोमा वाले में डार्क रिएक्शन होती है। ग्राना वाले भाग में होती है। चलिए सर ये बताइएगा, ग्राना वाले भाग में होती है। और एक बात बताइए, प्रकाश ऊर्जा को आपका प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, अब बताइएगा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण को एटीपी के रूप में संचित कर लेता है। माने कि प्रकाश से, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर एटीपी के रूप में स्थिर कर लिया जाता है। मतलब कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर माने एटीपी के रूप में स्थिर कर लिया जाता है। ये कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एटीपी के रूप में यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होती है। कहिएगा एटीपी के रूप में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होती है ये। और एक बात बताइएगा, इसमें क्या होता है? तो कह दीजिएगा इसमें जल का विघटन होता है। जल का विघटन होती है, विघटन। और जल के विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन प्राप्त होता है। स्वरूप O2 प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यही तो बातें हो गई सर यहाँ पर। चलिए सर ये हो गया एटीपी और शर्करा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और शर्करा। एटीपी हाइड्रोजन दाता और ऑक्सीजन। बताइएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब बता दीजिएगा 26 नंबर का। हम यह सारी बातें लिख दिए हैं यहाँ पर आपके लिए, सब के सब बातें लिख दिए हैं। तो कहिएगा एटीपी हाइड्रोजन दाता होती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। कौन नंबर होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और बताइएगा डार्क रिएक्शन जो होती है स्ट्रोमा वाले भाग में, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा STROMA स्ट्रोमा में होती है। और एटीपी के रूप में संचित ऊर्जा का उपयोग इसमें किया जाता है डार्क रिएक्शन में। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। थायोमोसिन जो होती है, ये हमारा थाइमोसिन हार्मोन किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो हार्मोन है ना, कहिएगा थाइमस ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है। थाइमस THYMUS थाइमस ग्लैंड द्वारा स्रावित होती है। और याद रखिएगा यही तो एक ग्लैंड है जो कि वृद्धा अवस्था में विलुप्त हो जाती है। कहिएगा कि यह ग्लैंड जो होती है वृद्धा अवस्था में, कहिएगा वृद्धा अवस्था में विलुप्त हो जाती है। वृद्धा अवस्था में विलुप्त हो जाती है। वृद्धा अवस्था में
विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है। तब बताइएगा ये जो होती है ना, लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। क्या चीज का? लिम्फोसाइट का। कहिएगा लिम्फोसाइट, LYMPHO साइट का निर्माण करता है ये, लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट वही ना हमारा जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो आप कह दीजिएगा कि ये क्या करती है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक करती है। लिम्फोसाइट कोशिका निर्माण बनाने में निर्माण करता है ये, निर्माण को लिम्फोसाइट बनाने में सहायक होता है, सहायक होती है। और ये जो होती है छाती के पास होती है, छाती के पास होती है ये। तो रुधिर शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए नहीं सर, टी लिम्फोसाइट, टी लसिकाणु माने टी लिम्फोसाइट के विभेदन के लिए होती है। सी नंबर ऑप्शन सही है। 27 का कितना नंबर आ रहा है भाई मेरे? तो सी नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। चलिए 28 नंबर पर आते हैं। रक्त का थक्का, क्या भाई मेरे है दिया हुआ? कहिएगा रक्त का थक्का आपका जमने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म आवश्यक है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तब बताइएगा हिपेरिन जो होती है रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। कहिएगा यह रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, बनने नहीं देता है, नहीं देता है। कौन? हिपेरिन जिसको कहते हैं। कैल्शियम, आयन और प्लेटलेट्स कारक, ये हमारा सही है। आपका ऑक्जेलेट और साइट्रेट, तो कहिएगा कि प्रयोगशाला में रक्त को जमने नहीं देता है, प्रयोगशाला में ये रक्त को जमने नहीं देता है। कौन कौन हमारा? तो कहिएगा कि वही नाम ना है हमारा, प्रयोगशाला में रक्त को जमने नहीं देता है। कौन कौन? तो सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट जो होती है ये कह दीजिएगा प्रयोगशाला में सोडियम का होना चाहिए, दोनों का दोनों सोडियम। तो कहिएगा प्रयोगशाला में रक्त को जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता है, नहीं देता है। यही बातें तो है, तब ना हम लोग ब्लड बैंक में रक्त को इसी को मिलाकर रखा जाता है। चलिए हो गया तो हमारा आंसर कौन नंबर हो गया? 28 का बी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया। 28 का कितना नंबर? बी नंबर आ रहा है। लीजिए भाई हुंकार सीरीज चल रही है आप लोगों का ये लीजिए अगला सवाल 29 नंबर में आइएगा। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, एकदम सही है, जिसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च एफिनिटी होती है। ओके बात है, लव करता है ऑक्सीजन से, एफिनिटी माने लव होती है। जलीय जीव जैसे मछलियां स्थलीय जीव की तुलना में बहुत धीमी गति से सांस लेता है। नहीं सर, जलीय जीव धीमी गति से नहीं, तेजी से सांस लेता है। माने कि क्यों? क्योंकि मछलियों को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेना होता है ना। तो कहिएगा धीमी गति से सांस लेता है क्योंकि पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। गलत हो गया, ये गलत है। तो कहिएगा हमारा एक कथन एक सत्य है, लेकिन दो कथन क्या है? असत्य है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलो भार है, का अंतरिक्ष में भार क्या होगा? अंतरिक्ष में भार आपसे पूछ रहा है, तब बताइएगा अंतरिक्ष में पूछ रहा है। मतलब कि एन आयरन बॉल व्हिच वेट ऑफ 10 kg वेट ऑन अर्थ व्हाट वेट ऑफ स्पेस की बात किया जा रहा है। अंतरिक्ष में भार पूछ रहा है, तब भाई मेरे अंतरिक्ष में मतलब कि अंतरिक्ष में भार पूछ रहा है, अंतरिक्षयान में भार पूछेगा तो कह दीजिएगा 0 होगा, क्योंकि भार हमारा W की बात किया जा रहा है। W बराबर mg होती है और कृत्रिम अंतरिक्षयान में प्रत्येक g का मान 0 होती है। जब g का मान 0 होगा तो भार का मान भी क्या होगा? 0 होगा। 10 kg से कम। किलो भार जो होती है 10 किलो भार का मतलब कि 10 गुने 9.8 या 10 गुने 10 लिख सकते हैं वहां पर, तब वो न्यूटन में आएगा। जब उसमें जी वाले वैल्यू से गुना कीजिएगा तब वो न्यूटन में आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए, जब पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा जाए तब पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ जाती है कि घट जाती है? सुनिए मेरी बात।
छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। ये बताइएगा क्यों करती है? तब पृष्ठीय ऊर्जा घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा है। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, तो पृष्ठीय ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहिएगा कि सर पृष्ठीय ऊर्जा जो होती है ना, बढ़ जाती है। पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ जाती है और जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तब पृष्ठीय ऊर्जा घट जाती है। वहां पर 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। मस्त सवाल है, अच्छा सवाल है ये। गतिशील श्यानता के आयाम क्या होगा? श्यानता की बात करते हैं, सुनिए मेरी बात। हम लोग श्यानता गुणांक ही लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, VISCOSITY, ईटा जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईटा कहते हैं। इसका बताइएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका SI यूनिट क्या होती है? SI मात्रक बराबर कहिएगा पास्कल गुने सेकेंड, पास्कल गुने सेकेंड या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर गुने सेकेंड कह दीजिएगा। और इसी को आप लोग इसका बीमा लिख दीजिए। हटाइए यहाँ से, बीमा लिख दो भाई, यहाँ से बीमा लिख दो यहाँ से। तब बल का बीमा MLT-2 गुने क्या बोलिएगा? T, और बटा कह दीजिएगा क्या हमारा? L गुने L। तो L से एगो L कट गया तो क्या बचेगा? ML का -1 T का -1, यही हो गया। ML का -1 T का -1, ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ये हमारा बल का होती है। ये किसका हो गया? बल का हो गया। यहाँ दाब का ये होता है क्या? ML बटा L गुने L, L कट जाएगा तो ML -1 T -2, ये दाब का होती है। किसका होता है हमारा? ये दाब का हो गया। चलिए भाई मेरे, एकदम B नंबर ऑप्शन सही हो गया। तब 32 का B नंबर आ रहा है। चलो यार 33 की ओर आ जाते हैं हम लोग। 33 नंबर, कार्य में क्या होती है? कार्य जो होती है, कार्य हमारा स्केलर होती है। कार्य क्या है हमारा? स्केलर होती है। कार्य में हमारा स्केलर है, और स्केलर कहने का मतलब हुआ कि इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती है। कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होता है, गलत। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, गलत है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 33 का 1 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। आगे बढ़ जाओ भाई मेरे। यदि एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है, एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अन्य दो बिंदुओं से इसकी दूरियों का योग स्थिर है, तो इस प्रकार की अनुरेखित वक्र को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, इस प्रकार की देखिए, यदि एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अन्य दो बिंदुओं से इसकी दूरियों का योग स्थिर रहता है, दूरियों का योग क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ये बताइएगा, तो इस प्रकार के अनुरेखित वक्र को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के अनुरेखित वक्र को क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्त कहा जाता है, इलिप्टिकल वक्र कहा जाता है। दीर्घवृत्त माने इलिप्टिकल, इलिप्टिकल दीर्घवृत्त कहते हैं, इलिप्टिकल, ELLIP टिकल, इलिप्टिकल कहा जाता है। इलिप्स, इलिप्स लिख दिया, इलिप्टिकल कहते हैं इसको, इलिप्टिकल कहा जाता है। हाँ चलिए आगे बढ़ जाइए। ये देखिए सर, लाइट का सवाल हो गया, स्लॉट का क्वेश्चन है। मृग तृष्णा माने कि क्या होगा? रेगिस्तान में बालू की कण पर जब प्रकाश पड़ती है तो वहां पानी प्रतीत होती है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो कहिएगा 1 नंबर में आएगा। साबुन का पानी के परतों का रंग, तो ये हो जाएगा हमारा व्यतिकरण के लिए, 2 नंबर के लिए हो गया ये। चलिए प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखाई देना। विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हमारा प्रिज्म के बाह्य पृष्ठ स्पेक्ट्रम का, तो ये हमारा 4 नंबर। तो 1 2 3 4 ऐसे तदम लाइन वाला हो गया हमारा, एकदम स्लॉट का क्वेश्चन है, लाइन से हो जाएगा ये। आगे बढ़ जाना। यहाँ पर अमलगम क्या है? तो अमलगम में पारा जरूर देखने को मिलेगा। पारा किसी को भी अपने में घुलाकर, पारा किसी को भी अपने में घुला लेता है और घुलाने के बाद अमलगम का निर्माण करता है। तो किसी भी अमलगम में कॉमन रूप से क्या पाया जाता है? पारा जरूर पाया जाता है। एक तरल पारा मिश्रित, एक तरल पारा मिश्रित धातु, कहिएगा सही बात है, ब्रोमीन नहीं। तो कहिएगा द्रव धातु की बात करते हैं। द्रव धातु में हमारा आता है पारा, और द्रव अधातु की बात करते हैं तो द्रव अधातु में हमारा ब्रोमीन आता है।
क्या आता है सर? तब ब्रोमीन आ जाता है। द्रव अधातु में हमारा ब्रोमीन आ जाता है, ब्रोमीन। चलो भाई मेरे अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग जी। बोलिए बोलिए राजू। हाँ 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 हाँ, क्लासे में है, क्या बोलिए ना। आ गए, कब तक रहिएगा? अच्छा तो देखते हैं, उस समय फोन करेंगे हम आपको। चलिए सर बता दीजिएगा इसका सही सही जवाब। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग अब। आगे बढ़ जाते हैं, 36 नंबर पर आ जाते हैं, 37 नंबर पर, बाप रे बाप, 37 नंबर पर। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो ये इसमें बताइएगा। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, आपका नाइट्रस एसिड है ये। तो बताइए, नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस, NITROUS, नाइट्रस एसिड है ये हमारा। तो इसमें कौ गो हो गया? 1+1+2 बराबर 4 गो हो गया। इसमें बताइएगा। तो 2+1+4, 4×2 6 और 1 7 गो हो गया। इसमें बताइएगा कितना हो गया? तो 1 और प्लस यहाँ पर कहिएगा 1+1 का होल ट्वाइस, 1 1 2, 1 1 2, 2 दूना का 4, 1 1 2, 2 दूना का 4, 1 5 गो। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। तो कहिएगा कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहा जाता है। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक क्या करता है? क्वथनांक बिंदु क्या करता है? बढ़ जाता है। और हिमांक बिंदु क्या करता है? घट जाता है। शुद्ध जल का बताइएगा, शुद्ध जल। कहिएगा कि जल की बात करते हैं, शुद्ध जल रहेगा तो कहेंगे कि इसका हिमांक कितनी होती है? हिमांक बराबर 0 डिग्री होती है, चाहे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, चाहे 273 केल्विन होती है। और यहाँ पर बताइएगा बॉइलिंग पॉइंट कितना होती है? 100 डिग्री सेल्सियस कहिए, चाहे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, चाहे 373 केल्विन कहिएगा। अगर जल में अशुद्धियों के रूप में अगर आप नमक मिला दे रहे हैं तो उसका हिमांक घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो पानी 100 पर उबलता था और 100 से ज़्यादा पर उबलेगा। तो कहिएगा कि ये हमारा क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्रमशः बढ़ेंगे और क्या होंगे? घटेंगे। लीजिए अगले नंबर पर आ जाइएगा। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैली में संकुलित किए जाते हैं। तो भाई मेरे इसलिए संकुलित किए जाते हैं कि प्लास्टिक के चिप्स में, आपका प्लास्टिक के थैली में कहिएगा बाहर वातावरण और उसके साथ साथ उसमें नाइट्रोजन भर दीजिएगा तो कहिएगा कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। माने कि तैलीय पदार्थ यानी कि तेल से छने हुए पदार्थों का ऑक्सीडेशन नहीं हो, इसके लिए हम लोग उसको नाइट्रोजन गैस से भरी हुई आपका थैलियों में पैक कर देते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। बताइएगा, नाइट्रोजन वातावरण में प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं। कौन? नाइट्रोजन वातावरण में किए जाते हैं, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में नहीं। तो कहिएगा कि आपका ये देखिए, आपका ये तैलीय, आपका तेल से छने हुए भोज्य पदार्थों को नाइट्रोजन से भरी आपका थैलियों में पैक कर दिया जाता है ताकि उसका रेंसिडिटी नहीं हो, डेट मीन्स वो बासी नहीं हो पाए। लीजिए आप आखिरी सवाल आपका, ये लीजिए सर, बन गया यहाँ पर H2O2 + Cl2। तो ये बताइएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं H2O2 + Cl2 तो क्या बनाता है? तो कहिएगा 2HCl और प्लस यहाँ पर O2 कर देते हैं, हम वही बनाएंगे ऑक्सीकरण अवकरण के आधार पर। तो ये बताइएगा -1 हो गया, +1 हो गया ये। चलिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया। ये बताइएगा ये बेचारा यहाँ से यहाँ जा रहा है 0 से -1 में, तो इसका कह दीजिएगा कि रिडक्शन हो रहा है, माने घट रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घटना, रिडक्शन। और ये बताइएगा ये बेचारा कहाँ आ रहा है? तो ये कह दीजिएगा कि सर यहाँ से यहाँ आ रहा है। ऑक्सीजन का -1 है, ये पर ऑक्साइड में है ना, H2O2 है पर ऑक्साइड में, तभी ना -1 लिखे हैं। -1 से 0 में तो इसका होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो बताइएगा, तो कहिएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो H2O2 किस रूप में कार्य करता है? तो H2O2 जो होती है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए भाई, मस्त सवाल था ये, एकदम जबरदस्त। आज जब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमसे नहीं पढ़िएगा तब तक भाई आपको दिक्कत होते रहेगा। इसलिए समय नहीं है, ये क्लास लेने में लगभग हम लोगों को आपका 3 क्लास 2 क्लास कम से कम लगेगा, कम से कम 2 क्लास लगेगा, तभी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बढ़िया से समझ पाइएगा। और तब हम जैसे बनाए हैं जल्दी में वैसे में बना कर आइएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर से, ठीक ना। इसलिए सीखने का आपके पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है। बैच चल रही है, बैच में आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी आकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू सर, थैंक यू।